Hello everyone, this is study class 8th and today I am here with a new chapter, class 8 science chapter 12, friction exercise question answers. First question is fill in the blanks. A part is friction opposes the dash between the surfaces in contact with each other. जो फ्रिक्शन होता है वो ऑपोजिट होता है मोशन के जो टू सरफेस कांटेक्ट में होती है एक दूसरे से, तो इसका आंसर है मोशन। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो ऑपोजिट होता है मोशन के। सो बी पार्ट इज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड होता है? फ्रिक्शन नेचर पे डिपेंड होता है सरफेस के, उसमें इरेगुलरिटीज़ है ये उसके नेचर पे डिपेंड होता है। सी पार्ट इज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस डैश। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, सो इट्स आंसर इज हीट। डी पार्ट इज स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन। हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो उस बोर्ड पे हम स्प्रिंकल करेंगे पाउडर, तो इससे फ्रिक्शन रिड्यूस होगा या फिर इंक्रीज़ होगा, तो ये हमें बताना है। स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड विल रिड्यूस फ्रिक्शन, रिड्यूस कर देगा फ्रिक्शन, क्योंकि अगर हम किसी भी सरफेस पे ऑयल लगाएं या फिर पाउडर छिड़के तो वो उससे सरफेस स्मूथ बन जाती है, तो इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ई पार्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, सो इट्स आंसर इज लेस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। ये फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स हैं मोशन, नेचर, हीट, रिड्यूसेस एंड लेसर। Question number 2 is 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding frictions in a decreasing order. Their arrangements are given below. Choose the correct arrangement. A part is rolling, static, sliding. B part is rolling, sliding, static. C part is static, sliding, rolling. D part is sliding, static, rolling. 4 children हैं, उन्हें पूछा गया है कि वो जो फोर्सेस हैं रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शंस के हिसाब से अरेंज करें डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये उनकी अरेंजमेंट्स लिखी हुई हैं, तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सी अरेंजमेंट करेक्ट है? इसका आंसर है स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। क्यों? क्योंकि स्टैटिक होता है सबसे पहले, उससे छोटा होता है स्लाइडिंग एंड उससे छोटा होता है रोलिंग, so its answer is static, sliding, rolling. Third question is Alida runs her toy car on dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor. The force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order will be। तो अलीडा है वो अपनी टॉय कार को सबसे पहले तो ड्राई मार्बल फ्लोर पे रन करती है, फिर मार्बल फ्लोर पे चलाती है अपनी कार को, फिर न्यूज़पेपर एंड टॉवल पे चलाती है अपनी कार को जो फ्लोर पे बिछा होता है। तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स डिफरेंट सरफेसेस पे एक्ट कर रहा है, अब उसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इसका आंसर है ए पार्ट। पहले है वेट मार्बल फ्लोर, फिर ड्राई मार्बल फ्लोर, फिर न्यूज़पेपर एंड देन टॉवल, क्योंकि हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो वेट मार्बल फ्लोर पे फ्रिक्शन कम एक्ट होगा क्योंकि वो स्मूथ है, और ड्राई मार्बल फ्लोर में उसके बाद एक्ट होगा। फिर न्यूज़पेपर एंड टॉवल में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन एक्ट होगा क्योंकि जो उसकी सरफेस है वो बहुत खुरदरी होती है, टॉवल बहुत खुरदरा होता है ना, तो इसलिए उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा एक्ट करेगा। सो इट्स आंसर इज़ ए पार्ट। Question number 4 is suppose your writing desk is tilted a little, a book capped on it starts sliding down, show the direction of frictional force acting on it। सो हमें फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन शो करनी है जो उस बुक पे एक्ट कर रहा है। तो जैसे एक डेस्क है, आप उस डेस्क पे काम कर रहे हो, तो जो उस बुक पे आपने बुक रखी हुई थी ना, तो वो गलती से आपका टेबल टिल्ट हो गया और जो बुक है उस पर रखी हुई है और वो स्लाइड करना शुरू हो गई। सो हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है कि उसकी डायरेक्शन कहाँ पे जाएगी, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन पर एक्ट करेगा। इट्स आंसर इज़ frictional force always acts opposite to the direction of an object, so it will act in the upward, that is opposite direction। तो ये लाइन याद रखिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो
हमेशा एक ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट एक्ट करता है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बुक जो उस पर रखी हुई थी ना, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हुआ, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो ऑपोजिट एक्ट होता है। तो जो बुक रखी हुई है ना, वो स्लाइड होनी शुरू हो गई, तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट एक्ट करे, यानी कि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। Suppose this is your desk and book is kept here. So book जैसे ही आपका डेस्क टिल्ट हुआ और जो बुक है वो साइड होना नीचे शुरू हो गई, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट एक्ट करेगा, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा। Question number 5 is, you spill a bucket of soapy water on a marble floor accidentally. Would it make it easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? अगर गलती से आपने मार्बल फ्लोर पे सोपी वाटर की बाल्टी गिर दी, और क्या आपके लिए वहाँ चलना इजी होगा या फिर डिफ़िकल्ट होगा? तो आपको ये एक्सप्लेन करना है डिफ़िकल्ट क्यों होगा। When soapy water flows on floor, then the friction reduces. Therefore, the chances to slip increases. As a result, it becomes difficult to walk. When there was no soapy water, then there will be interlocking between the foot and the ground. When the soapy water spills, the interlocking gets spoiled. As a result, friction reduces. इसका मतलब है कि जब ग्राउंड पर सोपी वाटर की बाल्टी गिरी, तब जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो गया, तो जो चांसेस हैं स्लिप होने के, जो चांसेस है गिरने के, वो बढ़ गए ना, तो गिरने के चांसेस इंक्रीज़ हो गए और वॉक करना डिफ़िकल्ट है। जब सोपी वाटर की बाल्टी गिरी, तो जो फ्लोर है ना, उसमें से इंटरलॉकिंग ख़राब हो गई थी और वो हट गई थी, तो जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो गया। उसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, तो उसकी वजह से हम गिर सकते, क्योंकि फ्रिक्शन उस पर एक्ट ही नहीं कर रहा था। फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड भी है और दुश्मन भी है, तो जो फ्रिक्शन है वो हट गया और जो हमारे चांसेस थे गिरने के वो बढ़ गए। वॉक करना पॉसिबल तो है, लेकिन डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज़ शूज़ विद स्पाइक्स। जो स्पोर्ट्समैन होता है वो शूज़ यूज़ करते हैं स्पाइक्स के साथ। तो स्पाइक्स क्या होते हैं? स्पाइक्स ये होते हैं, ये जो कीलें होती हैं ना, ये लगी होती हैं, इस पर ये स्पाइक्स होते हैं। तो स्पोर्ट्समैन इन्हें यूज़ क्यों करता है? शूज़ के साथ लगी होती है ना ये, तो ऐसा क्यों होता है? इट्स आंसर इज़, स्पाइक्स मेक द सर्फेस ऑफ द शूज़ रफ. दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग ऑफ फ्रिक्शन. एज फ्रिक्शन इंक्रीजेज, it becomes easy for them to walk or run as their grip on the ground increases. तो जो स्पाइक्स होते हैं ना, वो कीले होती है ना, वो सरफेस को रफ बना देती हैं, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो गया और उनके लिए आसानी से चलना या फिर उनके लिए भागना ईजी हो गया। Question number 7 is, Iqbal has to push a lighter box and Seema has to push a similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a larger force and why? तो इकबाल एक लाइटर बॉक्स पुश कर रहा है और सीमा जो है वो हैवी बॉक्स पुश कर रही है एज़ कम्पेयर टू इकबाल। तो इसमें हमें बताना है कि किसको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत है। सो इट्स आंसर इज़, हैवियर एन ऑब्जेक्ट मोर force to be applied to move it. Therefore, heavier box will press floor surface harder as compared to the lighter box. So, Seema has to apply more force as compared to Iqbal. तो देखो एक लाइन है, heavier an object more force to be applied to move it. ये लाइन भी आपको याद रखनी है। अगर कोई भी चीज़ हैवी होगी तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। अगर हम हैवियर बॉक्स पुश करेंगे तो जो सरफेस है वो हार्ड हो जाएगी। और लाइटर बॉक्स किसका? इकबाल का। एज़ कम्पेयर टू इकबाल को कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और सीमा को ज़्यादा, क्योंकि सीमा हैवी बॉक्स पुश कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़, एक्सप्लेन वाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों कम है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस होता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन से, सो हमें इसका रीज़न देना है। ड्यूरिंग स्लाइडिंग, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स डू नॉट गेट इनफ टाइम टू गेट इंटरलॉक्ड प्रॉपरली, देयरफॉर लेस इंटरलॉकिंग एंड लेस फ्रिक्शन, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट द surfaces interlock well, therefore friction is more. This shows sliding friction is less than static friction.
तो देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा होता है तो जो कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं ना ऑब्जेक्ट के, उन्हें पूरा टाइम नहीं मिलता, उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं मिलता इंटरलॉक होने के लिए, मतलब रफ़ होने के लिए। तो उसकी वजह से इंटरलॉकिंग भी कम होगी और फ्रिक्शन भी कम होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है ना, जब कोई चीज़ आराम कर रही होती है, तब इंटरलॉक ठीक तरीके से होती है और तब फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग करते वक्त ऑब्जेक्ट को पूरा टाइम नहीं मिलता इंटरलॉक होने में। सो दैट्स वाई इट इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। Question number 9 is give examples to show that friction is both a friend and foe. So इस क्वेश्चन में हमें एग्जाम्पल देना है कि फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड भी है और फो भी है। वो कैसे है? तो फ्रेंड यानी कि दोस्त और फो यानी कि दुश्मन। सो इट्स आंसर इज फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड। पहले हम फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड की बात करते हैं। फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड है। इट हेल्प्स अस टू वॉक, हेल्प्स अस टू होल्ड थिंग्स, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, हेल्प अस टू राइट। तो जो फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट एक्ट करता है, उसकी वजह से तो हम वॉक कर पाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से ही हम चल पाते हैं। फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है चीज़ों को पकड़ने में और फ्रिक्शन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि कार है, वो मूव कर रही है तो आप ब्रेक लगाते हैं ना, तो इसमें फ्रिक्शन एक्ट करता है, तो ये हेल्प करता है। फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू राइट। फ्रिक्शन हमें लिखने में भी मदद करता है। फ्रिक्शन की वजह से ही हम लिख पाते हैं क्योंकि वो ऑपोजिट एक्ट करता है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन एज अ फो। फ्रिक्शन हमारा दुश्मन है तो उसकी वजह से हमें क्या तकलीफ़ें हो रही हैं? Opposes the motion, friction produces lot of heat, results in wastage of energy, wear and tear of machinery parts, noise produced in machines। तो जो फ्रिक्शन है वो ऑपोजिट एक्ट करता है मोशन के, और फ्रिक्शन ना बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से एनर्जी की वेस्ट हो जाती है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी पार्ट्स, इसका मतलब है कि जैसे कोई भी मशीनरी पार्ट ख़राब हो गया तो इसमें फ्रिक्शन की वजह से ही वो ख़राब हुआ है। नॉइज़ प्रोड्यूस्ड इन मशीन्स, तो नॉइज़ भी बहुत प्रोड्यूस होती है मशीन्स में क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। तो देखो, जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं फ्लूइड्स में, उनके पास एक स्पेशल शेप क्यों होती है? इसमें स्पेशल शेप का मतलब है स्ट्रीमलाइन शेप। स्पेशल शेप स्ट्रीमलाइन शेप होती है, तो ऑब्जेक्ट्स के पास ऐसी स्ट्रीमलाइंड शेप क्यों होती है? स्पेशल शेप स्ट्रीमलाइंड हैव लेस फ्लूइड फ्रिक्शन, देयरफॉर कैन मूव इजीली थ्रू फ्लूइड्स। ऑब्जेक्ट्स के पास ऐसी स्ट्रीमलाइंड शेप होती है क्योंकि उनमें लेस फ्लूइड फ्रिक्शन होता है, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आसानी से मूव कर पाएँ, तो इसलिए उन्हें स्पेशल शेप्स गिवन है। विद दिस वी हैव कंप्लीट आवर चैप्टर 12 friction exercise question answers. If you like this video, so give it a thumbs up and subscribe my channel.